अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। जब से मैं और हाफिज़ यहाँ आके बैठना शुरू हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा बात की है आर्ट के हवाले बिल्कुल। से, क्योंकि ये हमारे दिल के भी बहुत नज़दीक है और आप लोगों को भी इसके बारे में आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी बारे में आज हमने बात करने के लिए अपने साथ दो बहुत ही अच्छे गेस्ट इन्वाइट किए हैं। मेरे दाएं जाने मौजूद हैं हनीफ खान साहब, पेंटर हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में आर्ट के हवाले से। थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं जानिब जो मौजूद हैं वो मोज़ेक आर्टिस्ट हैं। और सबसे पहले मैं इनसे यही पूछूंगी कि मोज़ेक होता क्या है, क्योंकि आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। मुझे और हाफिज़ को तो बहुत अच्छी तरह पता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया नवाब साहिबा। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मोज़ेक होता क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता लग जाए, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ आर्ट से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। अच्छा, जब हम मोज़ेक कहते हैं तो मोज़ेक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मोज़ेक आर्ट बेसिकली कहते हैं कि कोई भी वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज़ करके कोई यूजेबल प्रोडक्ट बनाने को मोज़ेक कहते हैं, राइट। तो उसमें होता है कि ग्लास मोज़ेक भी आता है, उसमें वुड लकड़ी का वो पीसेस का उसके साथ भी बनाते हैं। तो कोई मतलब वेस्ट कोई भी चीज़, ग्लास हो गई, टाइल हो गए, कोई भी। लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। ठीक। तो हम क्या करते हैं कि जो जितने नेचुरल कलर्स ऑफ मार्बल हैं पाकिस्तान में, उनको हम यूटिलाइज़ करके उनके छोटे छोटे पीसेस बना के हम इंटीरियर, एक्सटीरियर, फर्नीचर, इस तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ठीक। मैम के बारे में बताते चलूं कि इनका ताल्लुक चित्राल से है और चित्राल से इस्लामाबाद तक का सफ़र पहले तो ये जानते हैं। जी, मैंने चित्राल में एफएससी की थी प्री मेडिकल में। तो उसके बाद फिर मैं इधर आई, मेरी बड़ी बहन इधर होती थी, उसके साथ मैं रहती थी इधर। फिर मैंने ग्रेजुएशन की ह्यूमैनिटी में मैंने की है, लेकिन आर्ट से रिलेटेड मैंने कोई इस तरह वो नहीं की है। और साथ साथ में मैंने जब हमारे वहाँ पे अर्ली मैरिजेस होते हैं तो मेरी भी शादी हो गई थी 3rd ईयर में। तो वहाँ साथ साथ मैंने फिर ये काम भी मैंने सीखी। मतलब हमें फाइनेंशियली कुछ ज़रूरत थी, इसके लिए मैं बेसिकली इसके लिए भी गई नहीं थी, क्योंकि बचपन से हमारे वहाँ पे स्टोन्स, इनके साथ मैं बचपन से खेलती आ रही थी। तो मैं एक जगह गई थी फ्रंट डेस्क ऑफिस की इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इस तरह के वर्कशॉप्स करवा रहे हैं वो। तो वहाँ पे जो सीईओ बैठे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो ऐसे एरिया से वहाँ पे पत्थर बहुत सारे उनके साथ आप खेल रहे होंगे बचपन से, तो यहाँ पे इस तरह के हम वर्कशॉप करा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप जॉब करेंगे या फिर ये सीखना चाहेंगे। तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ, ये जॉब भी आपकी है और अगर आप ये वर्कशॉप 3 महीने की कर लेती हैं तो जॉब तो आपका रखा हुआ है अपने साइड पे, ठीक है। आप 3 महीने ये वर्कशॉप कर लें, उसके बाद अगर आपका दिल नहीं मानता है इस काम को करने का तो आप वापस आके जॉब ज्वाइन कर लें हमारे साथ। ठीक है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ ही। हनीफ साहब, ये बताएं, माशाल्लाह से इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास है, बहुत सारे आपने अवार्ड्स जीते, अवार्ड्स के ऊपर भी मैं आऊँगा, आपसे जानूँगा। लेकिन पाकिस्तान में आर्ट का काम करना कैसा है आपके लिए, क्योंकि आपको तो माशाल्लाह से इतनी हमारी उम्र नहीं है जितना आपका अरसा हो गया, ठीक है, मोर देन 25-30 ईयर्स। तो ज़रा उस बारे में बताएं। इसमें मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में आर्ट जो है ये 3-4 किस्मों में बटा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर एक वो किस्म है जिसको लोग काम कर रहे हैं और काम करके सोच रहे हैं बस सेल हो जाए, ठीक। एक वो लोग हैं जो दिल से काम कर रहे हैं। और जब से पाकिस्तान बना है अब तक देखें, अगर हम गिनती करें तो 8-10 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले हैं। उनमें सादकैन थे, गुलजी थे और इसी तरह 8-10 और नाम हैं। तो ये लोग थे। अब जैसे इन लोगों ने ये किया कि इन्होंने जो काम किए वो वाकई में काम थे। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मोज़ेक की बात हो रही थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब गुलजी का मोज़ेक वर्क देखा तो वो इस तरह था कि उन्होंने स्टोन के छोटे छोटे अलग अलग शेड के पत्थर लिए थे और इन्होंने बनाई थी क्या बोलते हैं, आगा खान उनकी तस्वीर और भुट्टो और इसी तरह के सारे, और पाकिस्तान से बाहर के जितने उस वक़्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट वगैरह थे उनकी। तो वो इस तरह शेडिंग की थी उन्होंने कि एक वो स्टोन लगाया जो शेड का था, कलर नहीं किया, वो शेड को पूरी ऐसी पोर्ट्रेट कलर बन गई ब्लू स्टोन में कि वो देखने के काबिल थी। तो अब देखें वो शाहकार मेहनत की, काम किया, तो अभी तक मुझे याद है। और वो इसी तरह गुलजी थे, इसी तरह सादकैन के जो काम है ये थे। तो जो हमारे जो असातिज़ा हैं ना, जो काम कर गए हैं वो उनका सानी दूसरी हुआ नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो आर्टिस्ट एजुकेशन ले लेते हैं ज़रा वो हो जाते हैं,
तो वो गैलरीज़ की तरफ चले जाते हैं, आर्ट गैलरीज़ में एग्जीबिशन वगैरह करने लगते हैं। वो बाकी लोगों को भूल जाते हैं, पब्लिक को भी भूल जाते हैं, बस वो अपने काम में लगे रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें वो भूल चुके होते हैं। क्योंकि मेरा शोबा आर्ट टीचिंग का भी था, आर्ट टीचिंग का भी है, तो टीचिंग में ये होता है मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो बिल्कुल ही उनका आर्ट जो है ना लो समझ लें, और कुछ ऐसे होते हैं अच्छे, कुछ ही कुदरती तौर पे बहुत अच्छे गॉड गिफ्टेड समझ लें आर्टिस्ट होते हैं। तो ये तीनों मेरे पास आते हैं। अब मैं उनको जो है ना उनके तरीके से उनको हैंडल करता हूँ। और दूसरी बात फिर मैंने महसूस ये की कि पाकिस्तान की जो लोग हैं और कौम है, इसको आर्ट से मुतारिफ अभी कराना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने ये सोचा कि आर्टिस्ट जब खुद मतलब मार्केट में रोड पे आके नहीं बैठेगा। इसमें मेरे बहुत से दोस्त और बहुत से बड़े भाई वगैरह भी नाराज़ हुए और मुझे उन्होंने फुटपाती आर्टिस्ट का लक़ब दे दिया। अच्छा। बड़े भाई ने, कि इतना वो करने के बाद भी फुटपाती आर्टिस्ट। लेकिन मैंने बोला कि आर्ट प्रोमोट होगा इसी तरह, क्योंकि देखें जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उन्हें तो नहीं पता आगे क्या करना है। जो लोग अपने सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि क्या हो रहा है आर्ट में। तो वो शख्स जिसको जो है ना आर्ट, क्योंकि करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, उसका दिल जो है ना बादशाहों वाला हो, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, और शहनशाह वाला उसका दिल हो, और बिल्कुल ही या तो फिर फ़कीर आदमी हो या बिल्कुल शहनशाह हो। ये आर्टिस्ट की एक सोच होती है। जी जी इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पर्सनल ग्रूमिंग सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, वापस आएंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि सादक़ैन का जिक्र हुआ, यहाँ पर गुलची का जिक्र हुआ, तो वो नाम जो इतना कुछ कर गए कि आज दिन तक उनके शाहकार, उनके फन पारे दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान में ऐसे और टैलेंट क्यों नहीं सामने आ रहा? वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं फसी मेहता, आपका होस्ट, और आज के इस एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कि आप कैसे ज़हनी तौर पे अपनी जो सलाहियत है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप कैसे जज्बाती तौर पे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। हमने बात की एम्पैथी के बारे में, आपने सुना होगा कुछ पिछली एपिसोड्स में। आज पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात होगी। अब पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बार आपने सुना होगा, कुछ गलत हो जाए घर में, माशरे में, दफ्तर में, फ्रेंड्स के साथ, तो कहते हैं यार बी पॉजिटिव। भाई ठीक है बी पॉजिटिव, बट कहना आसान है और इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। लोग अक्सर कहेंगे लुक एट द ग्लास हाफ फुल, वाई यू लुकिंग एट हाफ एम्प्टी, कि भाई ग्लास आधा है, ये भी तो देखो कि वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं है। ये क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग की बात है। पर इसको मैं आर्ट कहूँगा। आर्ट इसलिए कि ओवरनाइट कोई किताब पढ़ के या कोई एक आध चीज़ प्रैक्टिस करके या कुछ लफ्ज़ बोल के, कोई मंत्र पढ़ के ये समझ नहीं आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बार आपको काफ़ी अरसा इन चीज़ों को, इन कुछ टिप्स और प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो आप समझें कि आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग सीख ली, मैं एक पॉजिटिव माइंडेड इंसान हूँ। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये रुक जाएगा, ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है, जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। आपके इर्द गिर्द का माहौल नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से अगर भरा हुआ होगा, आप अगर न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातचीत देख के अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी ही आपके इर्द गिर्द होगी। आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो नर्चर करेगी, नरिश करेगी। एनर्जी जो है ना ये बड़ी कंटेजियस है। मैं अगर यहाँ मौजूद हूँ, मेरी टीम यहाँ पे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, इवन मेरी एनर्जी फील कर सकते हैं, मैं इनकी फील कर सकता हूँ। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी लेकर किसी कमरे में दाखिल होऊंगा, किसी घर में, दफ्तर में, तो वो नज़र तो नहीं आता, महसूस होता है। तो हम आज बात करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग, मस्बत ख्याली कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहली बात, हर चीज़ खुद से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करना सीखें अगर किसी और से प्यार करना। अब प्यार करने का मतलब क्या है? एक तो एक अपना ख्याल रखना, अपने को, आपको बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज ना करना, ओवर क्रिटिसाइज ना करना, कि कुछ भी गलत हो जाए तो ये कहना ये तो मेरी किस्मत ही ख़राब है। अरे मेरे भाई और मेरी बहनों, 7.25 अरब लोग हैं इस दुनिया में। आप समझते हैं कि अगर सब लोग ऐसे सोचना शुरू कर दें तो ज़िंदगी और दुनिया कहाँ जाएगी?
और आप ये क्यों समझते हैं कि आप ही के लिए सब लिखा गया था, आप ही के साथ ऐसे होना था? ऐसा नहीं है। ये है एक नेगेटिव क्लोज्ड माइंडसेट की बात। एक पॉजिटिव ग्रोथ और ओपन माइंडसेट ऐसा नहीं सोचने देगा आपको। हर कामयाबी के पीछे एक स्ट्रगल है, और कामयाबी सिर्फ ऊंचाई पे जाना या पैसा कमाना या अमीर होके या बहुत मशहूर होके दिखाना नहीं है। कामयाबी वो पाना जिससे दिल को तसल्ली मिले। आप कुछ ऐसा अचीव करें अपनी ज़िंदगी में कि आप ये माने और समझें कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया। ये जो भरपूर तरीके से जीना है, इसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में, हाल में जीना, ना कि माजी के मसाइल लेके हर वक्त अपने आप को, अपने दिमाग को जकड़े बैठे रहना। ज़रा सोचें दोबारा, आप क्या अकेले हैं? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या उनकी ये सोच नहीं होगी? किसी और इदारे में, किसी और घर में कितने लोग हैं जिनके पास आज वो नहीं होगा जो आपके पास है। जब आप दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो आप अपने आप को कंपेयर करना मत शुरू कर दें। ये जो कंपैरिजन होता है, ये भी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देता है। इससे जेलसी आती है, हसद आती है। आप हिरस करेंगे, आप हसद करेंगे तो आप खुश ना खुद रहेंगे ना किसी के साथ रहेंगे। हमने अगर मुस्बत ख्याली को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, उसे ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बनाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी है। मेहनत करके सब मिलता है, ये तो ज़हन में रख लेना। कोई वो नहीं है कि प्लेट में हलवा के मिलेगा, मैंने खाया, एक गोली ली और मैं सुबह पॉजिटिव माइंडेड से उठ के खड़ा हो गया। ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ऑल्दो हम सब चाहते हैं ऐसा हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा। अभी तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी। दूसरी गोलियां बन गई हैं, बट पॉजिटिविटी की गोली नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस से आएगी। मैं आप सबको ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई को देखने की कोशिश कीजिए। सी द गुड इन द बैड। हर शख्स जो है, जैसे है, उसके पीछे कोई वजह है, उसका कोई बैकग्राउंड होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा। तो जब आप किसी से रिलेट करेंगे, किसी की बारे में जानेंगे, तो उसे जज मत करें। उसे थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाके, थोड़ा सा डीप जाके देखें, तो आपको नजर आएगा कि हर एक्शन के पीछे कोई वजह होगी। और उस वजह को जब आप जानेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, और नहीं है तो आप कैसे वो जाके पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव लिविंग में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, कि सी द गुड इन द बैड। अब ये बड़ा मुश्किल काम है और आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया, इसको ये क्या मतलब है, ये कुछ स्पेशल खा कर आया जो ऐसी बातें कर रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर एक के साथ ज़िंदगी में चैलेंजेस मौजूद हैं। चाहे आप किसी भी लाइफ की स्टेज पे हो, चैलेंजेस आपके साथ मौजूद हैं। तो चैलेंजेस के साथ साथ कुछ चीज़ें जो खुशियाँ हैं, कुछ हैं जो गम हैं। गम में कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्रोसेस की और उसका जवाब वैसा नहीं आया जैसा आपने तवक्को रखी थी, और आपने उस इमोशन के साथ अपने आप को बांध लिया। देखें, हमें कोई चीज़ हमारे मतलब की नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? या तो हम अनॉयड फील करते हैं, इरिटेटेड होते हैं, गुस्सा करते हैं, या हम सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये अच्छा है क्योंकि आपने फील किया। इसका मतलब अंदर से कुछ है जो जाग रहा है, जो इमोशंस को फील कर रहे हैं आप। अब इसको फील करें, आप देखें कि मेरे साथ क्या हुआ और उसको एनालाइज करें, निकालें अपने आप को इस हॉल से बाहर, एज अ थर्ड पर्सन पीछे होकर देखें कि ओके, अब क्या मैं इसी में सल्क करता रहूं, वर्लपूल बन के उसी के अंदर सक हो जाऊं, या मैं दूर से देखूं कि ये हुआ, ठीक है, मुझे वेंट करना है, रोना है, किसी से बात करनी है, कर दें, निकल आए बाहर, लीव इट। उसे हग करके उसके साथ अपने आप को चमड़ के ना बैठ जाए। अगले दिन की शुरुआत एक नए पॉजिटिव ओपन माइंडसेट के साथ करें। अगर ऐसे ही होता कि लोग जल्दी हार मान जाते और नेगेटिविटी होती, मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो कर्नल हार्टलैंड सैंडर्स जाके सैकड़ों जगह पे अपनी रेसिपी ना दिखाता और आज हम KFC ना देख रहे होते। KFC बना ही तब जब उसने इतनी स्ट्रगल की। वो मान जाता हर 10, 15, 20 रिजेक्शंस के बाद। ये सेटबैक्स होते हैं, फेलियर्स नहीं होते। ये लाइफ के लेसन्स हैं। इसको एज अ लेसन लें। लेसन क्या होता है कि हमें किसी ने कुछ पढ़ाया, बताया, हमने सीखा और उसको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व किया, अपना लिया, और हमने कहा कि अब हम ये नहीं करेंगे या हम कुछ बेहतर करेंगे। तो यही तो लाइफ है। लाइफ का मतलब है चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड डीलिंग विद देम
एंड हैविंग एम्पैथी इन योर हार्ट। लोगों से मोहब्बत करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मोहब्बत करें, लोगों के लिए जिएं। ये है जिंदगी। अपने लिए जी के और सब कुछ समझना कि मैं जो भी हासिल कर लूँ आसाइशें। तो मैं आपको आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दुनिया में आप, मैंने पहले भी बोला, अकेले नहीं हो। दुनिया स्याह और सफ़ेद नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि कोई इस तरफ है तो कोई उस तरफ है। अपने माइंड को ओपन रखें, बड़ा मुश्किल काम है। देखें, आप हर एक शख्स के, आपके मेरे कुछ ना कुछ बिलीव्स होंगे, कुछ वैल्यूज होंगी जिनकी वजह से हम एक ख़ास पर्सनैलिटी या करेक्टर के अंदर जाने जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी चीज़ है कि आप कुछ चीज़ों को, कुछ रसूम को, कुछ रिवाज को बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस करते हैं या मानते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई और किसी और किस्म की ओपिनियन रखता है, किसी और किस्म की ड्रेसिंग रखता है, किसी और किस्म की सोच रखता है, तो वो गलत है। यही तो ब्यूटी है, यही तो हुस्न है इस दुनिया में, इस कायनात में, कि हर एक शख्स एक मुनफरिद सोच, एक मुनफरिद बिलीफ और वैल्यू का मालिक है। एक्सेप्ट करें इस डिफरेंस को, सब को राइट और रॉन्ग में जज मत करें, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हर चीज़ का आंसर येस नो और ब्लैक एंड वाइट नहीं है। जब आप ये देखेंगे, आपका माइंड की जो वुसअत है ना, वो ऐसे खुलेगा कि आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। आपका माइंड एक्सप्लोड हो जाएगा, आपका एक ओपन हो जाएगा माइंड। आपकी थिंकिंग, आपकी जो सोच है वो वसी और वसी तर होती चली जाएगी। और जब ऐसे होगा तो जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें अच्छी हैं, आप उन्हें एम्ब्रेस करेंगे। क्या होगा? आप में ग्रेटिट्यूड आएगा, आप शुक्र अदा करेंगे। शुक्र अदा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोमेंट में रहेंगे, आप शुक्र अदा करेंगे। बड़ी एक फेमस किताब है, मैं किसी एपिसोड में जब बुक्स का जिक्र करूंगा तो बताऊंगा, चेंज योर लेंस टू चेंज द वर्ल्ड। आज मैं चश्मा बदल लूं तो मैं किसी और तरह से दुनिया को देखूंगा। तो यही तो बात है कि जिस तरीके से मैं परखता हूं लोगों को, चीजों को, सिचुएशंस को, अगर मैं वो सोच बदल दूं तो क्या दुनिया बदल रही है? नहीं, मेरी सोच की वजह से मुझे सब कुछ डिफरेंट दिख रहा है। सो चेंज योर लेंस, चेंज योर वर्ल्ड। मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, पॉजिटिव लिविंग के लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं रोज, और उसका क्या इंपैक्ट आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। जैसे जाने से पहले नजम ने बात की थी कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन लोग उस तरह से उस फील्ड में नहीं आ रहे। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोग उस तरह से क्यों नहीं इसको एज करियर परस्यू कर रहे। और जैसा सर ने भी बात की कि लोग आ तो जाते हैं लेकिन बस पैसा कमाने के लिए, अपने आर्ट को आगे क्रिएटिव बनाने के लिए नहीं। अगर हम देखते हैं ना तो सर की बात भी ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे को, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, वो जाके मतलब जॉब कर रहे होते हैं 10,000, 15,000, 20,000 में, ठीक है, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे खासे एजुकेशन, लेकिन हमारे यहाँ पे ना क्रिएटिविटी जो है ना, उसको लोग ज़्यादा परसू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोग उसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक फील होता है यही कि हमारे पाकिस्तान में आर्ट की वैल्यू बहुत कम है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लोग उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर लोग उनको इतना ज़्यादा वो नहीं करते। मतलब हमारे पास जैसे हमारा आर्ट है, ठीक है, अभी तक मैं 2011 से लेकर अभी तक तकरीबन 700 ख़वातीन को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट NGOs के साथ, अपने ओन पे, अपने घर में, अपने सेटअप स्टूडियो में। मैंने मतलब उनमें से अगर मैं कहूँ तो हार्डली 12 ख़वातीन ऐसे हैं जो रेगुलर मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट, अगर मैं लाहौर से 2 ख़वातीन काम कर रही हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट है। फैसलाबाद में 2 ख़वातीन काम कर रही हैं, वो मेरे स्टूडेंट है। इस्लामाबाद में 4 लोग काम कर रहे हैं जो मेरे साथ, वो मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उन लोगों को, जब हम NGOs की बात करते हैं, NGOs उन लोगों को ले आते हैं जो जिनको ज़रूरत ही नहीं होती है कि मतलब वो ख़वातीन घर में सब कुछ उनके पास अवेलेबल, सेटल्ड होते हैं, वेल सेटल होते हैं, उनको उठा के ले आते हैं, वो टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है, 2 महीने की, 3 महीने की, जो भी उनकी एक टारगेट होती है कि ख़वातीन को हमने ट्रेन कर लिया, चीज़ें उनका लिए, स्पॉन्सर्स जो भी आते हैं तो वो पैसे ले लिए, खा लिए, जो भी हुआ, ठीक है, वो फारी कर दिए, ठीक है। एक होते हैं, मैंने जो ट्राई की है, मैं उन ख़वातीन को करती हूँ कि उनको ज़रूरत है, ठीक है, वो बाहर जाके काम भी नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियली ज़रूरत होती है, फिर वो लोग उस चीज़ को करते भी हैं, दिल से भी करते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से भी अगर वो देखें तो मेहनत भी करते हैं, वो सीख भी लेते हैं, वो करते भी हैं काम, ठीक है।
तो मेरे पास जो ख़वातीन हैं वो ख़वातीन हैं जो बाहर आके मार्केट में काम नहीं कर सकती हैं, उन्होंने सीखे आपने हैं, उनको एम्पावर किया, उनको एम्पावर किया है बहुत मैंने, अच्छी ठीक बात है। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने हिंदुस्तान का जब दौरा किया जी। तो वहाँ पर भी वहाँ पर तो मुगलिया दौर था, ताजमहल भी मौजूद है जहाँ पर मोज़िक आर्ट है, बिल्कुल। वहाँ पर क्या पाया और यहाँ पर क्या पाया मोज़िक आर्ट को लेके? यहाँ पर लोग मौजूद हैं उसको समझने वाले, इस फ़न को देखने वाले? नहीं, मैंने जब देखा है, मतलब एक्चुअली जो मोज़ेक आर्ट जो है ना, ये एंशियंट आर्ट है, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी आर्ट है, ठीक है। उसके बाद जब मुग़ल दौर में तो वहाँ पे जितने भी पैलेसेस बने हैं, ताजमहल के अंदर भी ये काम हुआ है, तो हमने बहुत सारे पैलेसेस का विज़िट किया वहाँ के अंदर, मतलब सारे मोज़ेक ही हैं। अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट काइंड के कार्विंग्स हैं, वुड कार्विंग है और जो स्टोन कार्विंग है, उसके अलावा जो है ना मोज़ेक आर्ट बहुत ज़्यादा मैंने देखी है वहाँ पे मोज़ेक की मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जो काम होता है वो हैंडमेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब मशीन वो में मशीन से होता है, ठीक है, हर चीज़। तो वहाँ पे अगर कोई चीज़, अगर वो वाटर जेट मशीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर लिया, थ्रू कर लिया, आगे से स्टोन मशीन, वो स्टिक भी वो मशीन के साथ कर लेते हैं, ठीक नहीं है। रहता ना, तो वो एक हैंडमेड चीज़ होती है ना, उसकी वैल्यू एक अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उस प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो वहाँ पे उन लोगों के जो मशीन मेड है उनके प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। वो एक छोटी सी एक टेबल बनाते हैं, लाखों में वो सेल कर रहे, तो हमारे तो 5,000 10,000 में भी कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ट की वैल्यू नहीं है, इसी वजह से लोग आ भी नहीं रहे। दैट्स द एक रीज़न। चीज़ मैं और बता जी जी प्लीज़। अभी जो वर्ल्ड के समझने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनमें पाकिस्तानी भी हैं। एक नाम है शफीकुज़्ज़मा साहब, शफीकुज़्ज़मा साहब, ये पूरी दुनिया के जो है ना सबसे बेहतरीन कैलीग्राफर हैं और पूरी दुनिया से इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ, बाकायदा कंपटीशन करके। अब मसला मेरी नज़र में ये है कि हम आगे 6-7 जो चले गए वो चले गए, बाकी क्यों नहीं आगे जा पा रहे? मेरा यही सवाल था। उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी बात ये है कि हमारे सारे लोग जो है ना वो एक, देखिए आर्ट की एक प्रैक्टिस होती है, मशक होती है, उसको छोड़ के इंटरनेट से कुछ फ़ोटोग्राफ निकाल के और ड्राइंग रूम में बैठकर आर्ट करना, उसके अंदर वो जान नहीं होगी। एक वो जान जो आर्टिस्ट खुद बाहर निकल कर ऑब्जर्वेशन करता है, मेहनत करता है, गर्मी धूप के अंदर एक एक शेड को जो है ना स्टडी करता है, फिर उसके बाद एक पेंटिंग बनाता है। उस पेंटिंग में, और वो पेंटिंग जो ड्राइंग रूम में बैठकर और इंटरनेट से वो निकाल कर और वो ट्रेसिंग करके बना ली, उसमें बहुत फ़र्क होता है। पेंटिंग देखने में, फीलिंग में ही फ़र्क हो जाता है, कुदरती बात है। तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर वो इंटरनेट से अपने जो भी सब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो उसके प्रिंट निकाला, ट्रेसिंग की और चीज़ को बस वो काम करके बना दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये लोग जो थे, जो इंटरनेशनल उसका क्राइटेरिया है आर्ट का, वो लोग फ़ौरन जज कर लेते हैं कि ये तो नेट से निकली हुई चीज़ें हैं, उनकी वैल्यू उधर ही ख़त्म हो जाती है। क्रिएटिविटी जब तक नहीं आएगी ना, क्रिएटिविटी के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, स्टूडेंट जो हैं जितने आने वाले हैं उनमें बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन जो मार्केट इसको सेल करने वाले हैं ना, वो इसको इस तरह कर देते हैं कि कोशिश ये सब जरा क्रिएटिविटी पे भी अगर हम गौर कर लें, आप ही समझाएं कि क्रिएटिविटी एक्चुअल में है क्या? क्या सिर्फ मुनफरिद करना काम को ये क्रिएटिव होता है, क्या होता है? देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब ये हो गया तख्लीक, ठीक। और तख्लीक में वो वाली तख्लीक जो पहली दफ़ा हो उसकी वैल्यू है। जैसे पूरी कायनात पहली दफ़ा बनी है, दूसरा सैंपल नहीं है। तो इसी तरह जो पहली दफ़ा तख्लीक होती है वो ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे से। जब मुशाहिदा करते हैं तो तख्लीक की सलाहियतें बढ़ती जाती हैं। और जिस तरह आसमान से बारिश होती है, जो उस बाहर जाएगा उसको पानी बारिश का, जो घर में बैठा रहेगा उसको पानी, इसी तरह। तो इसी तरह तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी ऑब्जर्वेशन करने से। ऑब्जर्वेशन होगी बाहर निकल के मुशाहिदा करने से, यानी एक चीज़ को हम देखेंगे, उसको सोचेंगे, उसके शेड्स देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो है ना दरख्त के पत्ते किस कलर के होते हैं, सब बोलेंगे ग्रीन, ठीक है ना। लेकिन जिसने ऑब्जर्वेशन की होगी वो बोलेगा रेड भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं। इस सीज़न में मिसाल के तौर पे फलाना सीज़न आएगा तो यही ग्रीन पत्ते ऑरेंज रेड हो जाएंगे, और फिर यही येलो हो जाएंगे, यही चीज़। अच्छा, इसके जो फ्लावर हैं वो रेड हैं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा ऑरेंज हो जाएंगे। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन से चीज़ें आती हैं। इसी तरह जब कोई ऑब्जर्वेशन करे, समंदर के किनारे बैठ के पेंटिंग्स करता है, वो हर साल रोज़ाना ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब उसे ये पता चल जाता है कि इस सीज़न में जो है ना पानी की लहरें इस टाइप की होती हैं। लेकिन जो घर में बैठा होगा उसे नहीं पता होगा कि ये किस सीज़न में पानी की
समंदर की जो वेव्स हैं वो किस तरीके से condition- चलती हैं। जी, और हवा जो होती है मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है जी, तमाम आर्टिस्ट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मुशाहिदा नहीं करते और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अभी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर बुलाया अमेरिका के 2 बड़े आर्टिस्ट, एक का नाम था मासपास, एक था मैक्स मोसिस। इन दोनों को एक बहुत बड़ी वाल दी कि यहाँ बनाएं। यहाँ पर जो है ना, वो लोग एक्सपर्ट थे फ्री हैंड ड्राइंग के। तो वो एक बहुत बड़े साइज़ के ऊपर फ्री हैंड ड्राइंग करना आसान काम नहीं है, छोटी सी फ्री हैंड ड्राइंग कर लें। तो वहाँ पूरे यहाँ के जो थे ना स्टूडेंट, टीचर, आर्ट के सारे जमा थे और उनकी फ्री हैंड वो देख रहे थे। मुझे देख के पाकिस्तान का जज्बा वो हुआ। मैंने बोला मैं इन्हें बता दूं कि पाकिस्तान में भी ऐसे, क्योंकि मैंने पुराने ज़माने से काम किया हुआ है। 92 में मैंने पास किया था, तो उस ज़माने में कंप्यूटर मुतारिफ हुआ था सिर्फ 92 में पाकिस्तान में, लोगों के पास आना। बिल्कुल। तो ये कंपनी में आया था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 92 में। तो हम लोग देखने गए थे कि ये क्या काम करता है, होता है, फोटोशॉप में कैसे काम होता है, ये वो सारा उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। ये किस्सा जो है ना, ये यहीं से हम continue यहीं से करेंगे। कंटिन्यू हाँ। करेंगे, लेकिन अभी टाइम हो जाता है हमारे सेगमेंट का, और सेगमेंट है फिटनेस का। सुबह सुबह उठें, फिटनेस ना की तो फिर पूरा दिन कैसे गुजरेगा। जल्दी से देखें कि फिटनेस में आज आपने क्या करना है और वापस आएं। Assalamualaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality. So ये जो फिटनेस का सफ़र है, हेल्थ का सफ़र है, ये सब इसको तय करना तो चाहते हैं, मगर one thing which I see is people give up on themselves. और बहुत बार वो जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि बहुत एग्रेसिवली अपनी जर्नी को परस्यू करते हैं कि मैंने बस कुछ भी करके 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो कम करना है। और जब वो शुरू में कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो दे गो एग्रेसिवली इनटू इट, और उसमें आती हैं इंजरीज। सो हम आज और आने वाले कुछ मज़ीद एपिसोड पे इंजरीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो शुरू में इंजरीज आती हैं उसकी वजह से लोग अपनी एक्टिविटी स्टार्ट तो करते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी बदलने पे काम करना तो शुरू करते हैं, मगर दैन फिर स्टॉप कर लेते हैं क्योंकि इंजरी हो जाती है। सो आज की हमारी इंजरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है नी इंजरी। और नी इंजरी सबसे ज़्यादा लोगों को होती है, सबसे ज़्यादा लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, और उसकी वजह है क्योंकि जब भी कोई मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जब वर्कआउट स्टार्ट करती है तो होता ये कि 80% पॉपुलेशन या वॉक से और दौड़ लगाने से जो है वो स्टार्ट करती है। और अगर कोई इस्लामाबाद में रहता है और हाइकिंग पे जाता है तो मैंने देखा है कि लोग तो हिल्स के ऊपर भी दौड़ के चढ़ रहे होते हैं कि, और वो सोच रहे होते हैं कि मैंने मारगला हिल्स के ऊपर मैंने रनिंग करके मैंने पहाड़ चढ़ा है तो मैंने बड़ा कोई ज़बरदस्त काम किया है। हालांकि वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि जब आप एक अनइवन ट्रेन के ऊपर, जब आप अनइवन ग्राउंड्स के ऊपर जब आप रनिंग करते हैं तो वो आपके घुटनों के लिए, आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। सो वी हेयर अबाउट ऑल दीज इंजरीज अलॉट, और सबसे ज़्यादा जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रिवेलिंग है वो नी इंजरीज़ है। हम आपको बताएंगे कुछ वर्कआउट्स, कुछ थेरेपी के वर्कआउट्स और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मसल बिल्डिंग वर्कआउट्स जिससे आप अपने नीज़ को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी जॉइंट हेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल बी राइट बैक। हम जिस तरीके से बात कर रहे थे घुटने की इंजरी के बारे में, नी की इंजरी के बारे में, और नी की इंजरी बहुत सी वजूहात की वजह से होती है, पर्टिकुलरली जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ हैं सादिक, थैंक यू सो मच। और सादिक हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे वो किन किन वजूहात की वजह से वर्कआउट के दौरान हमें इंजरीज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने आपको जिस तरह बताया है स्क्वाट सही करने का तरीका, सही तरीके को फॉलो करना बहुत अहम है, क्योंकि जब आप सही तरीके को फॉलो नहीं करते तो आपको इंजरीज होती हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे लेट्स गो कि स्क्वाट पहले करते कैसे हैं। सो फर्स्ट लोग क्या करते हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी में लेट्स से व्हेन यू जॉइन जिम, या अगर जॉइन जिम नहीं करते आप घर पे भी अगर आप वर्कआउट करते हैं, यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो, आप कहते हैं कि ये तो कोई मसला नहीं है, तो आप जब स्क्वाट्स करते हैं बहुत अहम है कि आप पूरी टेक्निक समझें। टेक्निक ये है कि अगेन एक बार सही करके दिखा देते हैं सादिक, ताकि व्यूअर्स को याद रहे। ओके, आपने अपना सारा वज़न अपनी एड़ी पे रखना है, अपने हील पर रखना है, और आपने बट को पीछे पुश करना है, और आपका घुटना आपके टो से आगे नहीं आना चाहिए, ताकि अगर ये आपका घुटना है तो यहाँ से आप स्ट्रेट यहाँ पे इन अ टोटल 90 डिग्री के एंगल पे आप अपने आप को स्क्वाट करें। क्योंकि अगर आपका वज़न 50, 90, 100 जितना किलो भी है, ये सारा वज़न आपके देखें जॉइंट पे अभी आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत अहम है, ये सही तरीका है, मगर अक्सर होता क्या है सादिक, होता ये है कि अक्सर लोग जब स्क्वाट करते हैं तो वो टेक्निक को नहीं फॉलो करते, वो घुटना आगे चला जाता है। अक्सर ये घुटना आगे भी होता है और एड़ी भी उठी होती है।
राइट अब यहाँ पे होल्ड रखें, गलत एंगल पे होल्ड रखें और आप खुद देखें गाइज। आई रियली वांट यू टू पे अटेंशन टू इट कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। आपकी पूरी अलाइनमेंट बॉडी की जो है ना बिल्कुल ख़राब हुई हुई है और आप यहाँ पे आपका अगर वेट पहली बार आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने सारा वेट अपने एंकल जॉइंट पे, आपका जो टखना है वहाँ पे आपने जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आपने अपने घुटने पे किया हुआ है। सादिक वापस आ जाएं। सिमिलरली हम लंजेस जब करते हैं, लंजेस का सही तरीका हमने आपको बताया गाइज, मगर एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं ताकि गलती से भी कोई गलती ना करे। और राइट सिमिलरली टेक द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। हम यहाँ से आएंगे, साइड पे हम अपने हाथ रखेंगे और हम बिगेस्ट स्टेप लेंगे और यहाँ पे आप जब बहुत बड़ा जब स्टेप लेंगे ना तो तब आप स्टेप नंबर 1 है कि आप बेहतरीन एंगल में आ जाएंगे और सेकंड स्टेप है कि आप अपनी बैक लेग से आप इसको डिसेंड डाउन करेंगे, घुटना नीचे, और यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड आप बेहतरीन एंगल में चले जाएंगे और आपका पाँव सीधा होगा। लंजेस में अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि अब ये ना पाँव बिल्कुल पीछे से अगर आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो घुटने में दर्द होने की एक वजह ये भी होती है कि सादिक क्या हो रहा होता है पीछे पाँव के साथ कि पाँव कभी ऐसे होता है, कभी बिल्कुल टेढ़ा होता है। अक्सर लोग टेढ़ा कर ऐसे करके कर रहे होते हैं। अब ये देखें, आपने अपने पूरे, जब भी आप अपनी बॉडी की एक प्रॉपर अलाइनमेंट है ना, मेरी इस फिंगर की भी अलाइनमेंट है ये अप डाउन होने की। अब मैं इसको किसी और अलाइनमेंट में करूँगी तो मेरी यहाँ पे बैक जो सॉकेट जॉइंट है वहाँ पे मसला शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टैंडिंग अप सादिक ऊपर जाएं और यहाँ से ढज होता है और नीचे घुटना जाके ना दे गो लैंड ढज करके। आपने लंच करते हुए आपने सिर्फ 1 इंच ऊपर रखना है इधर, आपने स्लोली नीचे आना है और आपने अपने मसल को एक्टिवेट करना है और आपने अपने जॉइंट्स को बिल्ड करना है। सो कोई भी वर्कआउट करते हुए बड़ा स्लोली करें, तेज़ी ना करें। तेज़ी से वर्कआउट करने से बिल्कुल आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। और राइट हम स्लोली स्क्वाट डाउन करेंगे, स्टैंड अप। अच्छा कोई आवाज़ है? ओके ये सही तरीका है, इतनी आवाज़ चलेगी ना हो। होता क्या है, लोग करते क्या है सादिक, लोग करते क्या है, ठीक है। अब ये ऊपर हवा में जाके ना वो लाइक बिल्कुल लूज छोड़ी हुई है। अगर आप खुद तोड़ रहे हैं अपने आप को, सो सिमिलरली अगर 2-3 बार करके दिखाएं, आपने हवा में जाके लूज छोड़ दिया अपने आप को, आप लैंडिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे। सिमिलरली इस तरीके से स्टेपर वर्कआउट्स होते हैं जहाँ पे लोग आप बस यस डोंट इंजर योरसेल्फ और फिर लोग कहते हैं यू सी दिस इम्पैक्ट, डू यू हियर इट। ये सब आपके जॉइंट्स में, आपकी बॉडी के अंदर ना आपके साथ ये हो रहा है। सो कोई भी वर्कआउट करें अगर उसमें जंप्स इन्वॉल्व हैं, उसमें अपनी लैंडिंग को कंट्रोल रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें गाइस। ये हमने थोड़े से आपके साथ वर्कआउट डिस्कस किए थे, मज़ीद आपके साथ हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। जो हमने प्रीवियस डिस्कस किए हैं उनको रिपीट करें एंड वी विल सी यू शॉर्टली इन द नेक्स्ट एपिसोड। हेलो गाइस, हम बात कर रहे हैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की, हम बात कर रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने की, और उस सब में बड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आई हैव गॉन थ्रू द जर्नी माई सेल्फ, और मैंने ये पूरा सफ़र तय किया है। सो एक जो सबसे बड़ा मसला है जो बहुत से लोग मुझे बताते हैं और मेरा ज़ाती मसला भी था, वो है शुगर की क्रेविंग। मीठा, इट्स लाइक अ ड्रग एंड इट इज़। मीठा जो है इट्स लाइक एडिक्टिव, मोर एडिक्टिव देन कोकेन, क्योंकि देयर इज़ अ स्टडी हुई है। और एक दिमाग को व्हाट दे डिड इज़, उन्होंने 2 ब्रेन स्कैन किए। एक दिमाग को बेसिकली शुगर फीड किया और एक दिमाग को डेफिनेटली उन्होंने कोकेन जो है वो उन्होंने उसको फीड किया। और जब उन्होंने उसके जो ब्रेन स्कैन्स पढ़े तो उन्होंने देखा कि बोथ द ब्रेन्स जो शुगर की कंजम्पशन से हमारे ब्रेन के जो पार्ट लिटअप हुए वो बिल्कुल वही थे जो कोकेन से हुए। सो इट इज़ एडिक्टिव एंड इट इज़ अ केमिकल एंड इट इज़ लाइक अ ड्रग। सो कैसे अब इसको अपनी लाइफ से हेल्दी होना है, कैसे निकालें? तो बेहतरीन है, मेरे पास ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी प्लेट है ऑफ फ्रूट्स, फिल्ड विद फ्रूट्स। तो फ्रूट बेहतरीन सोर्स ऑफ शुगर है और हेल्दी सोर्स ऑफ शुगर है। और जब भी क्रेविंग हो, मैंने अपनी क्रेविंग सबसे पहले जो ख़त्म की हैं वो की है मैंने एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फ्रूट। अब सवाल ये है कि कितना फ्रूट खाएं। बहुत से लोग अब इसकी बेसिस में चले जाते हैं कि मैं 2 पीसेस खाऊं, कितने पीसेस खाऊं। फ्रूट आपके बॉडी में, आपके स्टमक में सिर्फ 20 मिनट्स रहता है। फ्रूट आपका मल्टीविटामिन है, हर फ्रूट बहुत अहम है, हर फ्रूट के मल्टीविटामिन्स डिफरेंट है, हर फ्रूट के मिनरल्स डिफरेंट हैं। और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फ्रूट, जब कभी मीठे की क्रेविंग हो तो हैव फ्रूट। और कितना फ्रूट खाना चाहिए? यू कैन हैव दिस होल प्लेट
अगर आपकी क्रेविंग नहीं ख़त्म हो रही ना, हैव दिस होल प्लेट इन वन सिटिंग। यस, ऑलराइट गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी। आर्ट के ऊपर बात हो रही है। मेरे साथ दो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट मौजूद हैं, शाजिया साहिबा और हनीफ साहब। हनीफ साहब, हम लोग जिक्र कर रहे थे जिस किस्से का आप सुना रहे थे वहीं से कंटिन्यू करें, लेकिन बीच में मेरा एक सवाल भी ले लें। सवाल ये है कि लोग कोई भी प्रोफेशन चूज जब करते हैं तो जहन में एक चीज़ होती है कि यार हम लोग अमीर हो जाएं, पैसा कमा लें किसी तरीके से। क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप आर्ट की तरफ भी आएँ और सिर्फ यही काम करें और इसको सच्चे दिल के साथ करें, क्रिएटिविटी के साथ करें, मुशाहिदे के साथ करें, तो ये भी आपको अमीर बना सकते हैं, क्योंकि ये जहनियत है जी। अब इसके लिए ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर इंसान आर्टिस्ट सही तरीके से और जो उसकी वो हैं उस तरीके से काम करता रहे तो ये नहीं होता। मैंने कभी नहीं देखा कि वो जो है ना उसके पास पैसों की कमी हुई हो या जो है ना किसी कोई ज़रूरत रह गई हो या कोई वो। ये तो मेरा अपना भी मुशाहिदा है। नहीं, लेकिन मेरा इस बारे में ये मुशाहिदा है कि इंसान की अगर किस्मत हो तो वो जो भी काम करे वो अमीर हो ही जाता है। किस्मत के अलावा ये भी बज़ाहिर भी ये, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये असबाब से हर चीज़ चल रही है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सबब पे भी देख लेते हैं। तो सबब ये है कि जो लोग आर्ट के अंदर मेहनत सही तरीके से करते रहते हैं, और अक्सर आमतौर पे आपने यही सुना होगा कि आमतौर पे यही मशहूर है कि आर्ट में या कोई भी फ़न हो उसमें इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं है। बिल्कुल, ठीक है? ये सुनते हैं जी। लेकिन अगर आप आपसे पहला का जब बताता हूँ मैं अपना छोड़ के, गुलजी के देखें तो डिफेंस में कितने घर हैं, साथ के देख लें। इसी तरह और जो रियल आर्टिस्ट हैं सबके साथ ये मामला हुआ ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी नहीं हुआ माशाल्लाह। क्योंकि जो लोग मेहनत से काम करते हैं और सही तरीके से करते हैं ना, तो अल्लाह ताला का ये वो है कि वो उसको मेहनत को ज़ाया नहीं करता, वो उसको बड़ा वो देता है। इससे पहले जो हमारी आपकी बात हो रही थी कि अमेरिकन आए थे, बिल्कुल। तो बात यही थी कि वो ड्राइंग फ्री हैंड कर रहे थे। तो यहाँ पर हम भी देख रहे थे, सारे देख रहे थे, और सब उनको, क्योंकि उन्होंने एक प्रैक्टिस की हुई थी, एक चीज़ को देखा और एक कोई 20-50 फीट की उसकी ड्राइंग बना देना, ये वैसे कहने में आसान है लेकिन करना मुश्किल बहुत होता मुश्किल है। है। तो मैंने क्या किया, मैं क्योंकि सिक्योरिटी थी उन तक जा नहीं सकते थे चारों तरफ से, बड़ी सख्त उस ज़माने में ये। तो मैंने जो आर्टिस्ट काम कर रहा था अमेरिकन, उसको इस तरह इशारा किया, उसने वो बोला अच्छा यूँ। फिर उसके बाद मैंने उसको जब वो यूँ किया ना, वो मेरे थोड़ा सा करीब आए तो सिक्योरिटी ने उसको घेर लिया चारों तरफ से, किधर। उसने बोला वो, तो मैंने बोला उसके जो स्ट्रोक्स थे ना, मैंने उस पर 2 मिनट बात की तो वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद जो है ना वो सिक्योरिटी वालों जो थे उनको भी मैंने अपना आर्ट का वो बता दिया कि आर्टिस्ट वो भी पहचान गया। तो मैं ज़रा करीब जाने लगा। मैंने उनको फिर जो है ना फ्री हैंड ड्राइंग करके, वो जो कर रहे थे ना उसका एक साइड लेकर थोड़ी सी उससे बड़ी फ्री हैंड स्प्रे लिया और उससे मैंने ड्राइंग कर दी फ्री हैंड। वो देख के वो अमेरिकन जिस तरह शोर करते हैं ना वाह करके बहुत ज़्यादा, वो दोनों जो है ना बहुत ज़ोर से चीखे और बोला ओ ये इस तरह कर दिया ड्राइंग, तो आप हमारे साथ पूरी वॉल पे काम करें, वॉल आगे काम करें। तो बताने का मकसद ये था कि वो तो फिर लंबा किस्सा है। खैर बहरहाल मुख्तसर ये कि जो रियल चीज़ की मेहनत की हुई होगी ना वो कभी ज़ाया नहीं होगी। लेकिन इससे एक और चीज़ मैंने देखी कि जो आर्टिस्ट होता है या जिसको खुद काम आता होता है, जी जी उसके अंदर डर भी नहीं होता। बिल्कुल। उसके अंदर डर ये नहीं होता कि अगर उनके अंदर भी ये डर नहीं था कि अगर वो आपको मौका देंगे तो उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, और आपके अंदर भी ये डर नहीं था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्या पेश करूंगा। बिल्कुल ये बात ठीक। तो है आपकी। शाजिया साहिबा, आप ये बताएं कि जब आपने काम शुरू किया, क्योंकि आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप ख़ास तौर पर काम कर रही हैं और उन औरतों को जिनको ज़रूरत भी है, मैं वो किस्सा चाहूँगा कि आप ऑडियंस के साथ भी शेयर करें कि आपने काम शुरू किया था और वो काम बुरे तरीके से जिस तरीके से बंद हुआ और फिर आपने दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट लिया। जी बिल्कुल होता है हमारे यहाँ पे। मतलब हम तो नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, थोड़े से हमारे माइंड शार्प नहीं होता इतना जितना कि शहर के लोगों का होता है। तो मैं भी ऐसे ही कुछ फंस गई थी कहीं पे। अच्छा। तो मैंने भी काम स्टार्ट की थी इसी के साथ। मतलब मैं एज ए ट्रेनर काम करी थी। जब मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की तो उन्होंने मुझे एज ए मास्टर असिस्टेंट की, उन्होंने काम की। लास्ट में जो आर्टिस्ट आए थे, मोज़ेक आर्टिस्ट थे, इटली से आए थे, जूलियट विनर्शे के नाम से। वो इटली यूनिवर्सिटी के मोज़ेक
आर्ट टीचर थे वहाँ के। तो वो यूनिडो ने उनको बुलाया, तो उन्होंने असेसमेंट किया, उन्होंने कहा सबसे बेस्ट काम जो है वो शाज़िया का है, ठीक है। तो फिर मुझे उन्होंने एज ए मास्टर ट्रेनर हायर की, तो उनके 2-3 महीने के प्रोजेक्ट्स थे, उस पर मैंने काम किया। उसके बाद फिर उसी स्टूडेंट में से कोई ऐसा निकल आए, तो उन्होंने कहा कि चलो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या सैलरी मिलता है, 15,000 कभी 13,000 देते, कभी 15,000 देते थे मुझे। तो लेकिन ये था कि मतलब एक वैल्यू थी वहाँ पे आपकी। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इन्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे साथ काम करें फैक्ट्री में। तो हमने एक सेटअप बना लिया, ठीक है। तो उनको ये था कि वो स्टूडेंट थी और उसको काम बिल्कुल भी नहीं आता, तो 1 महीने की 2 महीने की उसने ट्रेनिंग ली थी। तो मैंने तकरीबन साल मेरा हो गया था काम करके, ठीक है। अब उसके साथ मैंने काम स्टार्ट की, तो मेरे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स भी बने थे, एम्बेसीज के साथ मैं काम करी थी, उनके इंटीरियर के काम। तो वहाँ से मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स लेके आई। तो मतलब होता है कि बंदे के माइंड में नहीं होता है कि मतलब मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, या ये होता है कि इतने मैं अपने फैमिली में कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई लोग नहीं थे, कोई मतलब मेरी फैमिली मोस्टली मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनें सब तो आर्मी से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने काफ़ी मुझे कहा कि मतलब आप इस तरह एकदम से किसके साथ काम स्टार्ट की, फैक्ट्री बना ली, ये क्या होता है, मतलब कोई इनकम हो रहा है कि नहीं। इनकम हो रहा था काफ़ी अच्छा हमारा, ठीक है। मैं ऑर्डर्स लेके आती थी, मैं स्टूडेंट लेके आती थी, मैं NGOs के साथ बात करके चित्राल से काफ़ी स्टूडेंट्स को बुलाती थी, काफ़ी पैसे आ गए थे। तो एंड में मुझे मतलब हुआ कि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। 1-2 साल मैंने काम किया, मतलब 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया। जैसे सर बात करें कि मैं मेहनत कर रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि मतलब ये मुझे दे देंगे, तो वो भी मुझे ये फ़ील करा रही थी कि हमें ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो हम वेल सेटल्ड हैं, मेरे बच्चे बाहर हैं, मेरे फैमिली है, तो आप चित्राल से आई हैं, मेहनत करी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर सेटल हो जाएँ। लाइक इस तरह के होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो सीखेंगे। मैं बताने का मतलब ये कि लोग कोई और भी काम करना चाहते, पहले ही चीज़ें तो मतलब किसी को कुछ तो सबक सीखेंगे इससे। तो मैंने किया उनके साथ काम, तकरीबन 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मैं इंडिया चली गई, तो बीच में फिर एक और फिर विज़िट आया, तो उस पर मैं चली गई, वापस आई, फिर मेरी तबीयत ख़राब, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। तो 1 हफ़्ते के बाद मतलब मेरा नहीं पूछा जो पार्टनर थी उन्होंने, तो जब मैंने कहा कि पता नहीं क्यों कॉल नहीं आई, मैं गई और तो फैक्ट्री में मैं गई हूँ, तो वहाँ पे सारा कुछ वाइंड अप करके चली गई थी वो। तो हमारे पास काफ़ी मतलब हो गए थे 2 साल में। मैंने 1-8 दफ़ा उससे 10,000 रुपये मैंने लिए थे बीच में, बाकी मैं अपना आना जाना सारा कुछ मैं खुद अपने ओन पे कर रही थी। मैंने कहा चलो कभी इस ना वजह कभी से तो कि ये प्रोडक्ट कभी ना कभी तो आगे जाएगा। प्रोडक्ट तो जा रही थी आगे, ठीक है। जैसे सर कह रहे हैं कि मतलब हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे थे, हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, हमारे पास एम्बेसीज़ के ऑर्डर आ रहे थे। जॉर्डन एम्बेसी के हम काम कर रहे थे उन दिनों, UAE के एम्बेसी के हम काम कर रहे थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। क्यों नहीं लिया? वो एक लेवल होते हैं ट्रस्ट का लेवल, ठीक हो गया मैं समझ। उस पे ही कहा कि मतलब ये पैसे आप ही के हैं, तो मैंने क्या करना है इन पैसों का। तो मेरे बच्चे तो वेल सेटल्ड है, मेरे सब कुछ है, वो थी काफ़ी एज थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए ये तो अभी थोड़ी टाइम हो गया, ठीक है आपको दे देंगे आपके पैसे। एंड पे भी जब मैंने देखा वहाँ पे फैक्ट्री में गई हूँ, सारा कुछ वाइंड अप है, सब कुछ बंद है, और फैक्ट्री वाले मेरे ऊपर आके मतलब कहते हैं कि आप 1 महीने के रेंट दे दें। और फिर इसके बाद मैं वो भी जानूंगा कि इसके आगे की स्टोरी, क्योंकि हाँ मैं जानूंगा। हमें ज़रा बढ़ने सेगमेंट की तरफ, आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज क्या बताया जा रहा है, आप लोग देखें, वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मोहम्मद अली हमजा एक बार फिर एक नए आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये नया आइडिया मेरा नहीं है, बल्कि ये वो नया आइडिया है जिसने इंसानी तारीख को बदला। 20वीं सदी जो गुजरी हमारी, जिसमें हम देखते हैं कि World War I भी हुई, World War II भी हुई, और मुकाबले का रुझान हमें बहुत ज़्यादा नज़र आया। और ये मुकाबले का रुझान बुनियादी तौर पे ये साबित करने के लिए था कि दुनिया की सुपर पावर कौन है। और इस मुकाबले में एक तरफ सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नज़र आया। कुछ अक़वाम ने सोवियत यूनियन का साथ दिया, कुछ ने यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दिया। गो के 20वीं सदी में ही एक तीसरी ताकत सामने आ गई जो कि हिटलर की सूरत में थी। वो एक डिस्टर्बेंस थी एक रेगुलर मुकाबले के दौरान। अब ये मुकाबले का जिक्र मैंने इसलिए किया कि बहुत से आइडियाज़ जो हैं उन्होंने जन्म इसलिए लिया क्योंकि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे सबकत हासिल करना चाहता था। अब इसी दौरान यानी 20वीं सदी में 1960 के अंदर
अमेरिका जो था वो बहुत खौफजदा था। किस चीज़ से खौफजदा था? वो इस चीज़ से खौफजदा था कि शायद किसी लम्हे भी अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियाई हमला हो सकता है। अब जब मामला हो इस किस्म के मुकाबले का और खौफ हो न्यूक्लियाई हमले का, तो यकीनन अमेरिका ये चाहता था कि जो इंफॉर्मेशन अमेरिकन इंटेलिजेंस पहुंचाए अपनी इंटेलिजेंस एजेंट्स को, उसको पहुंचाने का कोई खुफिया तरीका होना चाहिए। अब इस खुफिया तरीके को समझने के लिए और इसको बेहतर करने के लिए 1960 में अमेरिका ने अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और थिंक टैंक रैंड को ये काम दिया कि डेटा ट्रांसमिशन यानी मालूमात की इधर से उधर जाने के मामले को कुछ इस तरह देखें ताकि डेटा ट्रांसमिशन तेज भी हो और सीक्रेट भी हो कि किसी को पता ना चले भाई कौन सा पैगाम कहाँ किसको कब पहुंचाया जा रहा है। जब थिंक टैंक अमेरिकन थिंक टैंक रैंड को ये काम दिया तो उस थिंक टैंक में मौजूद एक साहब पॉल बर्नर ने एक आइडिया पेश किया और वो आइडिया ये था कि जब भी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भेजा जाए तो डेटे को एक बल्क की सूरत में भेजने की बजाय उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और मुख्तलिफ रास्तों से वो इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी जगह पहुंचाई जाए और जब वो इंफॉर्मेशन अपनी मंजिल पे पहुंच जाए तो उसे दोबारा इकट्ठा कर लिया जाए। सो इस ट्रांसमिशन से अगर कोई पीस जो है इंफॉर्मेशन का किसी के हाथ लग भी जाएगा तो वो डिसाइफर नहीं कर पाएगा कि ये पैगाम क्या है, ये कौन सा डेटा है जो पहुंचाया जा रहा है। इस चीज को पैकेट स्विचिंग का नाम दिया गया, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स की सूरत में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाए। पॉल बर्नर के इस आइडिया के ऊपर काम होता रहा और 1969 में पॉल बर्नर ने पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क आरपा नेट जो है वो बना दिया। आरपा नेट बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स भेजता था और इससे जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी उसकी तरसील में आसानी थी कि nobody could decipher it because the information was going from one place to another in small packets. So packet switching network ARPANET Paul Bernard ने 1969 में बनाया and this ARPANET became the basis of the idea that changed the world and that is the internet. अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि जितनी टेक्नोलॉजीज आपके सामने हैं उसमें से किस टेक्नोलॉजी ने इंसान और इंसानी माशरे पे सबसे ज़्यादा असर पिछली 2 दिहाइयों या 4 दिहाइयों या 2 सदियों में डाला, इवन कि इससे ज़्यादा अरसा भी शामिल किया जाए, तो मेरे ख्याल से आपका जवाब एक ही होगा और वो जवाब होगा दी इंटरनेट। यस, इंटरनेट जब तश्कील पा गया तो यकीनन उसके बाद उसके इस्तेमाल के ऊपर फोकस किया गया। आज हम इंटरनेट को अगर इस्तेमाल करें तो हम देखते हैं कि दुनिया की 25% आबादी इंटरनेट से डायरेक्टली मुंसलिक है और बाकी आबादी जो है वो इनडायरेक्टली मुंसलिक है। सो इंटरनेट वाज एन आइडिया जिसने एक नए दौर का आगाज कर दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट वाज नॉट एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड, रादर इंटरनेट वाज एन आइडिया दैट एक्चुअली फाउंड अ न्यू वर्ल्ड। एक नई दुनिया बन गई और उस दुनिया को हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेट की दुनिया है और आज हम उस दुनिया में जीते हैं। इंटरनेट का बन जाना जो था वो नाकाफी था क्योंकि इंटरनेट के इस्तेमाल के ऊपर फोकस ज़रूरी था। जहाँ तक बात थी कि ARPANET बनाया और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क बनाया, सो दैट वाज फॉर स्पेसिफिक पीपल फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। लेकिन अगर इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया के लिए लाना था तो व्हाट वी नीडेड नेक्स्ट वाज वर्ल्ड वाइड वेब। यस, www, यानी हमें वेबसाइट्स चाहिए थी जहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती और इंटरनेट का इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाया जाता। इसी मकसद के लिए 1989 में टिम बर्नर ली एक साहब थे जिन्होंने हाइपर
टेक्स्ट का आइडिया दिया और उन्होंने बुनियादी तौर पे हाइपर टेक्स्ट बेसिस के साथ लिंकेजेस, हाइपर लिंक्स क्रिएट करना शुरू किए। अब ये वर्ड जो है हाइपर लिंक, ये एक कॉमन वर्ड है हमारी ज़िंदगी में। अगर आप तालिबे इल्म हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो यू मेक द हाइपर लिंक्स। आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आप एक बटन को क्लिक करते हैं तो उस बटन के साथ हाइपर लिंक अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट होते हैं। सो बेसिकली टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में एक हाइपर टेक्स्ट का आइडिया दिया और उसने इसको नाम इंक्वायर का दिया और इस इंक्वायर के ऊपर उसने मज़ीद काम किया और फिर उसने पिच किया ये आइडिया फंडिंग के लिए और कहा कि अगर मुझे फंड किया जाए तो आई कैन डेवलप अ हाइपर टेक्स्ट बेसिस जिसकी वजह से मुख्तलिफ साइंसदान अपने कामों को शेयर आसानी से कर सकते हैं। सो बुनियादी तौर पे टिम बर्नर्स-ली जो था उसका मकसद था कि हम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगह पे रखें लेकिन एक बटन के क्लिक से दूसरी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल की जाए ताकि साइंसदानों के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान हो जाए। टिम बर्नर्स-ली ने अपना आइडिया पिच किया, उसको कुछ अर्सा लगा लेकिन आखिरकार उसने फंडिंग हासिल की। उस फंडेड प्रोजेक्ट के ज़रिए उसने 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने आखिरकार अपनी जॉब प्लेस जो कि वो सर्न में काम करता था, जो कि हाइड्रो कोलाइडर प्लेस है, एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सेटअप है, वहाँ बैठ के उसने दुनिया की पहली वेबसाइट बनाई जिसकी बेसिस हाइपर टेक्स्ट थे और हाइपर लिंक्स थे और यूं दुनिया मुतारिफ हुई बुनियादी तौर पे www से, जिसे हम हुर्फ़ आम में वेबसाइट कहते हैं। आज वेबसाइट्स की बहुतात है। कहते हैं कि एक एवरेज फ़र्द जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है वो एक दिन में लगभग 1000 वेबसाइट्स को विजिट करता है। आप अपनी ज़िंदगी को देख लीजिए कि देयर वाज अ टाइम जब वेबसाइट्स को विजिट करने के लिए आपको कंप्यूटर ऑन करना पड़ता था, फिर इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता था और फिर आप एक्सेस लेते थे वेबसाइट्स की। लेकिन आज तो मोबाइल पे बैठे बैठे यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट और आप ना चाहते हुए भी आम लाइफ में, रेगुलर लाइफ में कई वेबसाइट्स खोलते हैं, उन पे इंफॉर्मेशन देखते हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो कि मकसद था इंटरनेट का और वेबसाइट्स का, उसमें हम अब पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि www और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में सरायत कर चुका है एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट। आज अगर आपका मोबाइल बंद हो जाए तो आपको ये मसला कम होता है कि आपको किसी की कॉल आनी है, आपको ये मसला ज़्यादा होता है कि हाउ कैन वी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू। और फिर एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन एंड ओवर द वेबसाइट्स। फिर वेबसाइट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज उसके अंदर आ गई और वर्चुअल वर्ल्ड जो है, वेबसाइट की दुनिया जो है वो खड़ी हो गई। और आज क्लाउड्स का दौर है, यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन क्लाउड से मुराद ये बादल नहीं हैं जो हमें आसमान पे नज़र आते हैं, बल्कि क्लाउड्स वो स्टोरेज स्पेसेस हैं इंटरनेट के ऊपर जो हमारे डेटा को सेव करती हैं और उसकी एक्सेस दुनिया में कोई भी हासिल कर सकता है। फिर ब्लॉकचेन का आइडिया आया, वो जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था वो इवॉल्व होता हुआ ब्लॉकचेन के थॉट तक पहुंच चुका है और आज ब्लॉकचेन इज वन ऑफ अ टॉप research area in computer sciences and in information technology. Internet, that idea changed the world or found a new world. It was a wonderful idea and still it's growing and growing और लगता तो ये है कि एक वक्त आएगा कि हमारी तारीख, हमारा माजी, हमारी मालूमात, जिस तरह आज आप विकिपीडिया जैसी वेबसाइट्स पर जाके कुछ भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह आप गूगल सर्च इंजन जैसे सर्च इंजन से दुनिया की कोई भी चीज़ तलाश कर सकते हैं। सो ये वक्त के साथ साथ मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। सो इंटरनेट वो आइडिया नहीं था जिसने जन्म लिया और उसके बाद उसकी एवोल्यूशन जो है वो थम गई। इंटरनेट की एवोल्यूशन अब भी जारी है। पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अब तो 5G की बातें हो रही हैं और 5G का मकसद भी बुनियादी तौर पे क्विक, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन है। और ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? यस, ये सब कुछ शुरू हुआ विद द आइडिया ऑफ इंटरनेट दैट फाउंड अ न्यू वर्ल्ड। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
जी, वेलकम बैक टू द शो। मुझे ये बताएं सर कि विजुअल आर्टिस्ट में आर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, आर्टिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब तो आगे जिस तरह टेक्नोलॉजी जा रही है विजुअल आर्ट ही है हर तरफ। अब इसमें एक बात और भी होती है कि जो स्टूडेंट नए आने वाले हैं ना, वो जब थोड़ा सा काम शुरू करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो विजुअल हो या ये मैनुअल हो, उसमें होता यूँ है कि उनके इलाके में उनके आसपास वाले उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि फेसबुक की वजह से वो सारे लोग उन्हें बहुत अच्छा वो कहने लगते हैं। एप्रिसिएशन बहुत। जी, तो उससे ये होता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी असल है वो ख़त्म हो जाती है, वो उसी को बहुत आर्ट समझने लगते हैं। एक वजह ये भी है हमारे सारे इसका कि हमारे पास जितना भी आर्ट है ना, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, वो इतना प्रोमोट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वालिदैन भी बड़ी जल्दी उसको वो करने लगते हैं और सारे अभी उसको उस पैमाने तक नहीं देखते कि जो आर्ट का पूरी दुनिया में है। इस पे ज़रा सा सोचना चाहिए। तो वैसे मैं ये देखता हूँ कि लोगों में सलाहियत है, सब चीज़ें वो जो है ना, इसी वजह से जो है ना उनकी सलाहियतें स्टूडेंट की, नए आने वालों की, वो ख़त्म हो जाती हैं। एक ये है। दूसरी बात ये है कि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं तो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, चैनल्स पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अब क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर वगैरह हैं, इनके नाम इतने वो नहीं होते, ज़्यादातर तो जो उज़त एक्ट कर रहा होता है एक्टर, उसी का नाम होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आप जाके देखें तो तो पूरी टीम वर्क पाकिस्तान, होता है। जी जी, वो पूरा पाकिस्तान के जो है ना बड़े बड़े जो दुनिया में काम हो रहे हैं, उसके पीछे अगर आप सर्च करें तो देखें पाकिस्तानी हैं और यहीं के अपने कितने काम कर रहे हैं। मैंने आपसे ये जानना था कि वाटर कलर, जी। ऑयल पेंट्स, ठीक है, और फिर एक फॉर्म बनती है टेम्परा जिसको कहा जी जाता जी है। जी जी ये ज़रा कुछ इसके बारे में बताएंगे, पेंटिंग के फॉर्म्स क्या क्या हैं? जी, इसमें यह होता है कि असल जो आर्ट था वो वाटर कलर। मिसाल के तौर पे टोटल जो चीज़ें हैं ना, ये वाटर कलर में आती हैं। अब वाटर कलर के अंदर हुआ यूँ कि फिलो स्टाइल इसकी जो है ना टॉप की एक किस्म है। उसमें यह होता है कि ब्लैक और वाइट कलर का इस्तेमाल ना करें और कलर इतना थिन लगाएं कि पेपर का टेक्सचर नज़र आता रहे। बिल्कुल, ये एक उसकी है। लेकिन अब उसी में अगर कलर ओपेक हो जाए, डार्क हो जाए कुछ, तो वो अपने वो चेंज करता जाता है, उसके नाम भी चेंज होता जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे अभी टेम्परा का आपने बोला, तो ये होता वाटर कलर है, और उसी तरीके से होता है, बस इसमें होता है थिक कलर लगा देते हैं। तो अब ये तो जो बायर है ना, वो इसको समझे कि वाटर कलर किया हो तो इसमें कितनी उसकी मेहनत और एफर्ट हुई है, और जो टेम्परा किया है तो इसमें कितनी हुई हैं, और इसी तरह इसकी जो 3-4 और किस्में हैं वो सारी किस तरह, ये सारे वाटर कलर होते हैं, पेपर पर ही होते हैं, और इनका जो है ना अलग अलग एक एक टेक्निक का नाम है। तो अब ये तो जो पब्लिक है उसको थोड़ा समझना चाहिए तो कि किस तरह। ठीक। और सर ये भी ज़रा बताएं कि आपका माशाल्लाह से एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, क्या आपने देखा कि बाहर के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आर्ट को किस तरीके से समझ रहे हैं, और पाकिस्तान में किस तरीके से आपने महसूस किया कि यहाँ पर कमी किस चीज़ की है? जी, हुआ यूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर था, एक म्यूज़ियम बन रहा था, उसके लिए काम कर रहे थे ब्रिटिश। तो उसमें एक जगह आ गई जहाँ पर इस्लामी कुछ काम था, तो उसमें दिखाना था हिजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, तो ये ब्रिटिश लोग काम कर रहे थे। तो मैंने जाके उनको कहा कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये आप मुझे दें और ब्रिटिश को जो है ना दूसरा दे दें। जी। तो उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा है तो ये आप अकेले कर नहीं सकेंगे। तो मैंने बोला मैं दूसरे 1-2 अपने साथ कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा कहने का मतलब ये था, उस वक़्त मैं अल्फाज में तो नहीं कह रहा था उनसे कि ये मुस्लिम्स का काम है, आप मुस्लिम्स को दे दें। तो क्योंकि फिर इस तरह था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक बना लें। वो मैंने जी जी नहीं, मैंने खुद ही एक पेंटिंग बड़ी सी बना दी, कोई 20 फीट बाई 8 फीट की। अच्छा। उसके अंदर मैंने ये दिखाया 2 मेहराबें हैं और उनमें से रोशनी निकल रही है। अब रोशनी निकल के जो है ना वो कलमा में चेंज हो रही, कलमा लिखा हुआ था ऊपर। तो अब वो ब्रिटिश जो थे वो कैलीग्राफर होते नहीं हैं, तो वो जो है ना वो इस तरह नहीं कर रहे थे, वो दूसरे स्टाइल से काम कर रहे थे। तो ये स्टाइल उन्हें पसंद आया, बोला ये तो ठीक है, और सब फेस बनाना नहीं था। तो मैंने सिर्फ कदमों के निशान दिखाए कि वो जा रहे हैं वहाँ से निकल के, और चारों तरफ जो है ना डार्क बिल्कुल और ये है, लेकिन उसमें से रोशनी निकल रही है।
तो ये आइडिया उन्हें पसंद आया। लेकिन उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो ये कि दूसरी टीम को आप नहीं लाना क्योंकि हम पहले चेक कर चुके हैं। इनके पास जो है ना, ब्रिटिश को हम कोई आइडिया देते हैं, वो उस पर काम कर देते हैं और अच्छा कर देते हैं, जैसे आपने कर दिया। लेकिन हुआ यूँ कि वो लोग उनको कोई चीज़ दे दें, उसकी कॉपी बहुत अच्छी कर देते हैं, लेकिन अपनी वो ये जो क्रिएटिविटी बता रहा था ना मैं, अपनी तरफ से कोई सलाहियत उसकी कि सोचने की, वो नहीं करते। जिसकी वजह से अभी जो आपने सवाल किया कि पूरी दुनिया में जो हमारा पाकिस्तान का ये क्यों प्रमोट नहीं हो रहा है, उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये सिर्फ फॉलो करते हैं इसको, बल्कि आर्टिस्ट भी अक्सर। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें बताता चलूँ कि कुछ एडवर्टाइज ये जो है ना आर्ट गैलरीज ऐसी हैं जो किसी भी आर्टिस्ट को लाकर ये कह देते हैं बायर्स को कि ये जी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ये जो है ना इसका तो नाम, अच्छा, तो उन्हें पता नहीं होता, बायर्स को तो क्या पता। यहाँ पर पेंटिंग की कॉपी का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है जी, कॉपी पेंटिंग भी। तो ये हमारे पूरे जो क्रिएटिविटी है ना, जो हमारी तख्लीकी सलाहियत है उसको किल कर देती है, ख़त्म कर देती है, बिल्कुल सिरे से मिटा देती है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक जो कॉपी कर रहा है वो तो आगे जा रहा है, बज़ाहिर उस वक्त जा रहा होता है, और जो रियल कर रहा है वो वहीं पर बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन असल फिर इसका ये होता है कि अब आप खुद देखें, ऐसी मिसाल मैं अपनी तो नहीं दे रहा, लेकिन दूसरों की मैं अभी देता हूँ, जिनका जिक्र मैंने किया था कि जो दुनिया में बहुत मशहूर हैं, शफीकुज़्ज़मा साहब। ये बिल्कुल अपने रियल काम असली कोशिश करते थे, और ये उस ज़माने में साइन बोर्ड होते थे। तो अरबी लोग खुद रुके, उनसे आके बात की कि आप हमारे यहाँ आएंगे। उन्होंने सोचा ऐसे ही कोई होंगे, कह दिया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है टिकट के और इसके। फिर वो लंबा वाक़या है, वो उनके घर आए, उनको घर से लेकर गए। तो जो असल मेहनत प्रैक्टिस होती है ना, वो ज़ाया नहीं होती। लेकिन ये जो कॉपी है ना, बज़ाहिर थोड़ी देर में लगता है। अब जैसे मैं बताऊँ, मैं लोक विरसा में मतलब दुकान पे बैठ कर काम करता हूँ, तो बहुत से लोग जो है ना इस पर वो करते थे कि इतनी एजुकेशन लेने का क्या फ़ायदा, इतना पूरे वर्ल्ड में। अभी गूगल पे जो है ना, एजुकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, जो कि है फूडीज़। और फूडीज़ में आज हम क्या मज़ेदार सा बनाने जा रहे हैं वो देखें और जल्दी से वापस आएँ। ठंडी ठंडी कुल्फ़ी और नूडल्स से बना हुआ ये डिज़र्ट कुल्फ़ी फ़लूदा बेसिकली आया कहाँ से? लेट्स फाइंड आउट। और हैदराबाद का जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पे बहुत कॉमनली जो है वो जो पर्शियन वेरिएंट है इस फ़लूदे का, वो तैयार हुआ।
ये फालूदा जो है वो आज के दौर में पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, श्रीलंका, वहाँ के कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बन चुका है। फालूदा जो है वो हमारी लैंग्वेज का भी इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया कि इसके पीछे एक फ्रेज़ जो है इज़्ज़त का फालूदा वो सामने आया। और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि जब किसी की इज़्ज़त जो है ऑन द लाइन होती है तो तभी हम किसी को कहते हैं। जो कुल्फ़ी की हिस्ट्री है वो भी तकरीबन 16th सेंचुरी तक ही मिलती है और वो भी इन्हीं रीजन्स के साथ एसोसिएट की जाती है। तो इट्स क्वाइट कॉमन कि जो कुल्फ़ी है उसको फालूदे के साथ जो है मिक्स किया जाए। जो कुल्फ़ी है वो पर्शियन वर्ड है और इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कवर्ड अप। कुल्फ़ी जो है वो जनरली मुग़ल टाइम के ऊपर भी जब बनाई जाती थी तो वो इसी तरह बनाई जाती थी। और उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका एक फैक्ट है वो ये है कि अकबर के टाइम के ऊपर जो ऐलान अकबर जो है वो एक लिखा गया और उसके साथ जो आइन है वो लिखा गया। तो उस आइन के अंदर एक जो एक फ्रेज़ है या एक जो पोर्शन है वो उसमें ये इसको ख़ास तौर पे मेंशन किया गया कि कैसे इस कुल्फ़ी को प्रिजर्व किया जाता था और इसमें सॉल्ट ऐड की जाती थी ताकि ये जल्दी मेल्ट ना करे और इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था गर्म इलाकों में क्वाइट कॉमनली। फालूदा जो है वो वैसे जो तैयार किया जाता है वो मिल्क के साथ और नूडल्स के साथ तैयार किया जाता है। उसमें बेसिल सीड्स ऐड होते हैं और कुछ लोग जो है रोज़ सिरप ऐड करते हैं और आइसक्रीम भी ऐड करते हैं। और जो कुल्फ़ी फ़ालूदा है वो बेसिकली सिंपल उसमें नूडल्स होते हैं और कुल्फ़ी होती है। और आपको यहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल बहुत सारी ऐसे स्वीट हाउसेस मिलेंगे जहाँ पे इसको आज भी जो है वो बड़े शौक से सर्व भी किया जाता है और खाया भी जाता है। क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो ये ठंडा ठंडा डिज़र्ट खाने का और भी मज़ा आएगा। तो इसको मैं अब खाऊंगा और आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। दिस इज़ हमज़ा काज़ी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।